हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीटेट की महा मैराथन क्लास में सीडीपी की क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो साथी जुड़े हैं उन सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। क्लास की शुरुआत करेंगे फ्रेंड पहले प्रश्न के साथ। जी हाँ, जितने भी लोग जुड़ते जाएँ वीडियो को शेयर करते चलिएगा फ्रेंड। जी हाँ, क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न फ्रेंड, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जी हाँ, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी? भाई रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। इसके आंसर आपको पता होने चाहिए। ए कह रहा है जन्म से पूर्व की अवधि, बी कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी कह रहे हैं मध्य बाल्यावस्था और डी कह रहे हैं किशोरावस्था। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया यह प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं, तो आई होप आप सभी लोग इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट करेंगे। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना प्रारंभ करें। पहले प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होंगे? यहाँ एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर करते चलिएगा और सभी साथियों को, जैसे सभी साथी बोले। जी हाँ, प्रणाम सुजीत गुप्ता जी, स्वागत है आपका। आंसर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं लाइव, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करें कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है, बिल्कुल आप कुछ नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 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 बी। जी हाँ, बी कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत अच्छा। प्रारंभिक बाल्यावस्था बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, क्योंकि यह ऐसी अवस्था होती है जब बालक पूरी तरीके से भाषा को सीखना प्रारंभ करता है। कह सकते हैं पूरी तरीके से वह सामाजिक भाषा सीखने को प्रारंभ करता है। तो यही ऐसी अवस्था होती है जिसमें सबसे संवेदनशील होता है उसके लिए भाषा का अर्जन और विकास, कि भाषा को ग्रहण करना और उसका विकास करना, कि सबसे संवेदनशील अवस्था यह होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसको 6 से 12 वर्ष की अवस्था भी आप कह सकते हैं। उस अवस्था में बालक को जो भी भाषा, जो उसके साथ आसपास का वातावरण होता है, उसके भाषा का सर्वाधिक प्रभाव उस पर पड़ता है। ठीक, तो काफ़ी वातावरण भी है इसके लिए क्या होता है, काफ़ी उत्तरदायी होती है किस प्रकार का वातावरण आप बच्चों को देखते हैं। आगे चलेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो उनकी नैतिक अवस्था का विकास है, नैतिक विकास की एक अवस्था है, उसी का हमको चयन करना। ए प्रसुप्ति, बी सामाजिक अनुबंधन विकास अभिन्यास, डी कह रहे हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था और डी कह रहे उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। निम्नलिखित में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित जो उनका सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसकी एक अवस्था है। कौन सी भाई उसकी एक अवस्था है? आप लोग बताएं फ्रेंड, जल्दी से बताइए। बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूज हैं भाई। मूर्त ऑप्शन नंबर सी और बी और सी आज ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं, बी सी बी फैंसिटी फॉर यू। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी और सी, बहुत बेहतर फ्रेंड। और सभी लोग अपने आंसर कमेंट करें। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं क्लास से अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें भाई। तो बी और सी में कन्फ्यूजन है। जो लोग ऑप्शन नंबर सी कमेंट करें उनका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से है। जी हाँ, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु सीमा 7 से 11 वर्ष है। तो जिन साथियों को कन्फ्यूजन है वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लें और ऑप्शन नंबर बी वालों का जवाब देख लेते हैं, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। जी हाँ, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है इन साथियों का जवाब सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास। यह लॉरेंस कोहलबर्ग की, जी हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत की एक अवस्था से संबंधित है। क्योंकि फ्रेंड इसमें क्या होता है, बालक जो होता है वह सामाजिक नियमों को सीखता है, साथ ही साथ समाज में किए जाने वाले गुणों को भी सीखता है। कैसे, किस प्रकार से वह सामाजिक गुणों को प्रदर्शित करेगा, अपने व्यवहार में लाएगा, जिससे वह दूसरों की भलाई, ठीक, दूसरों की भलाई, दूसरे की सेवा, ये तमाम कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। तो जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, बहुत बेहतर फ्रेंड। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा परिचर्चा के दौरान, जी हाँ, कक्षा परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, या किसका उदाहरण है? आप लोग इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करिएगा ना। मैं इसमें ऑप्शन बताऊंगा, कोई भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न आ चुका है। तो आई होप सभी लोग फटाफट इसके आंसर दीजिएगा, बिल्कुल समय नहीं देंगे इस प्रश्न पर। बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है भाई।
इस प्रश्न पे समय देना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल सी बात है। जेंडर पक्षपात जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब भी आप किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों या लड़कियों की तुलना में लड़कों को अगर आप बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है आप लैंगिक भेदभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी को आप शो कर रहे हैं, जेंडर पक्षपात को आप शो कर रहे हैं, इस प्रकार के गुणों को आप प्रदर्शित कर रहे हैं। वही इस प्रश्न पे भी है। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब 100% सही है। जी हाँ, 100% सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। देखिए, बार बार मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ कि लर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से आपको यह स्टेट, KVS, PRT और राजस्व लेखपाल की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसके लिए भारी छूट पर एडमिशन ओपन हो चुका है। तो जो भी साथी इच्छुक हैं इन क्लासेज में दिए गए नंबरों पर, देखिए हमारे संस्था की तरफ से कुछ नंबर प्रोवाइड किए गए, इन नंबरों पे आप कॉल करके या टेक्स्ट करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लास में एडमिशन लेने का प्रोसेस, साथ ही क्या क्या आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो सारी चीज़ें, साथ ही साथ कब तक ये क्लासेज आपको मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। भारी छूट हमारी संस्था की तरफ से आपको दिया जा रहा है। जो भी साथी हमारे इच्छुक हैं जुड़ सकते हैं और सभी तक शेयर भी करिएगा इस न्यूज़ को। आगे चलेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जी हाँ, बड़ा अच्छा ही प्रश्न है कि बच्चों में आप किस प्रकार से जेंडर इक्वलिटी और जेंडर भूमिका का अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल आप करेंगे। ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा आयोजन करवाएंगे। बी, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। सी, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। और डी कह रहे हैं जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि आप बच्चों में जेंडर मतलब लैंगिक भेदभाव की जो प्रकृति विकसित हो चुकी है उसको आप दूर करने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि क्या अपनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न मुझे लग रहा है, आप सभी को भी जवाब इसके बिल्कुल सिंपल लगने चाहिए, क्योंकि भाई बच्चे हैं उनको समझाने का सबसे उत्तम तरीका आपको चयन करना है। सीटेट मैंने पहले भी कई क्लास में बताया है, पुनः बता दे रहा हूँ कि आप एज ए चाइल्ड थिंकिंग करिए, एज ए चाइल्ड सोचिए, कि बच्चों के रूप में सोचिए, बच्चों को आप प्रधान मानिए। बच्चा सर्वोपरि है। जो जब आप अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को सेट कर लेंगे कि बच्चा सर्वोपरि होता है, तो वैसे ही आप 4 से 5 क्वेश्चन प्लस हो जाते हैं CDP सेक्शन में। तो यहाँ पर भी आप बताइए भाई, बिल्कुल आप कमेंट में देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, बिट्टू सिंह जी और उसके बाद दीपेश कश्यप जी, उन सभी का स्वागत है भाई, उन सभी को गुड इवनिंग, उन सभी का क्लास में स्वागत है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास की जो टाइमिंग है फ्रेंड वो 8:30 पर। जी हाँ, 8:30 पर CDP सेक्शन के साथ मैं आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ, तो टाइम याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन के हल के बारे में, तो जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में परिचर्चा का आयोजन करा के, मतलब यदि हम बच्चों को पूर्ण रूप से इसकी जानकारी प्रदान करें कि क्या होता है लैंगिक भेदभाव, क्या होता है जेंडर इक्वलिटी, इसको कैसे दूर किया जा सकता है या कैसे ये उत्पन्न होता है, इन तमाम विषय वस्तुओं पर यदि हम परिचर्चा का आयोजन कराएं, सामूहिक चर्चा का आयोजन कराएं, तो बच्चे उनसे सीखेंगे और साथ ही साथ यही विधि सबसे प्रभावशाली होगी उनमें इन गुणों को विकसित न करने का। जी हाँ, जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। बिल्कुल की पॉइंट इस प्रश्न का दिया गया है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक। जी हाँ, की पॉइंट इस प्रश्न का दे दिया गया है, आंसर ही इसी प्रश्न में भी इसका उत्तर ही छुपा है। ए, JB वाटसन, जॉन बी वाटसन, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है और प्रश्न में ही उत्तर छिप गया है। जो साथी जरा सा भी उनका रिवीजन अगर ठीक ठाक होगा तो बिल्कुल उनके ऑप्शन आने प्रारंभ हो गए। बहुत बेहतर फ्रेंड, बहुत अच्छा। कुछ नहीं भाई, सामाजिक संस्कृति पर बल देते हैं लेव वाइगोस्की, इनकी सिद्धांत भी है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, सोशल कल्चरल थियरी। इन्होंने अपने सिद्धांत में बच्चों के सामाजिक अधिगम पर बल दिया है, बच्चों के सांस्कृतिक अधिगम पर बल दिया है। जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला प्रश्न है, जिक्सा पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ। नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग का, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से संबोधित करते हैं। जी हाँ, संबोधित करते हैं।
ए व्यक्तिगत वार्ता, बी जोर से बोलना, सी पाड़ और ढांचा, या डी कहते हैं आत्म केंद्रित वार्ता। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। हर बार सीटेट में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि बच्चों के स्वयं से बात करने की प्रक्रिया को जीन पियाजे किस तत्व में परिभाषित करते हैं और वाइगॉस्की किस तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। जल्दी से बताइए फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि जीन लेट वाइगॉस्की द्वारा पूछा जा रहा है कि उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि बच्चों के स्वयं से बात करने की प्रक्रिया को लेव वाइगॉस्की किस रूप में परिभाषित करते हैं। जी हाँ, फटाफट बताएं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपके आने प्रारंभ हो गए, सी ए। काफ़ी कन्फ्यूजन है साथियों का जवाब इसमें, ध्यान से बताइए भाई, ध्यान से अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा सही जवाब इसका। बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर डी विमल कुमार जी, रजनी मौर्य जी ऑप्शन नंबर ए, सी ए। चलिए भाई, एक कह रहे हैं व्यक्तिगत वार्ता, एक कह रहे हैं भाई व्यक्तिगत वार्ता। देखिए भाई, व्यक्तिगत वार्ता जवाब कब होगा, जब बच्चा अपने लिए, मतलब जब बच्चा आत्म नियमन के लिए भाषा का उपयोग करता है, मतलब कह रहे अपने लिए बनाए गए जो नियम कानून के लिए भाषा का प्रयोग करता है, खुद से जो नियम कानून बनाया है उसके लिए जो भाषा का प्रयोग करता है उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड, यहाँ पर बात हो रही है किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के विषय में। जब किसी पूर्व निर्धारित व्यवस्था के विषय में बच्चा आपस में बात करता है तो उसे वाइगॉस्की महोदय आत्म केंद्रित वार्ता का नाम देते हैं, आत्म केंद्रित वार्ता। वहीं जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित वार्ता के रूप में संबोधित करते हैं। इसलिए जवाब बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जवाब इसका बिल्कुल सही होगा। और जो भी साथियों को कन्फ्यूजन होगा वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। देखिए स्टेट की भी कक्षाएं हमारे यहाँ प्रारंभ है, मैंने सूचना आपको दे दी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है, प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या पहाड़ या ढांचा का। जल्दी से बताएं फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है कि बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर संकेत देना या सहायता देना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन का है, पुनर्बलन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का है, या पहाड़ या ढांचा का है। जल्दी से बताइए। अपने आंसर फटाफट कमेंट करें फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी भी आ रहे हैं। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर सी जिनका जवाब है उनको मैं बता देना चाहूँगा, मॉडलिंग थियरी का संबंध आपके रॉबर्ट गैने का है। रॉबर्ट गैने से संबंधित है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जिन्होंने दिया है रॉबर्ट गैने, उन्होंने मॉडलिंग थियरी से उनका संबंध है। उन्होंने एक मॉडल के रूप में बच्चों को सिखाने का प्रयास किया है। जवाब बिल्कुल सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए और डी, जी हाँ, ए और डी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि इस प्रकार की जो सहायता होती है उसे ढांचा का नाम दिया जाता है। जी हाँ, ढांचा का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को जब बालक किसी समस्या का समाधान कर रहा होता है तो उसे संकेत दिया जाता है। जब वो संकेत से भी नहीं समझ पाता है तो उसे व्यक्तिगत सहायता भी दी जाती है। इसलिए जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी मतलब जेडपीडी से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ए, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क तथा साध्यात्मक विचार, बी, संरक्षण कक्षा समावेशन, सी, आसक्ति अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, और डी कर रहे हैं प्रतीकात्मक खेल और विचारों का अनुक्रमणीयता। बिल्कुल बार बार मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जीन पियाजे, लेव वाइगॉस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, इनकी थियरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथियों ने
अभी इनके थियरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, वह पुनः जाकर इनकी थियरी को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में ये आपके रामबाण कार्य करेंगे। जी हाँ, रामबाण का कार्य करेंगे। इस प्रश्न के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी जल्दी बताएं। जीन पियाजे, जी हाँ भाई, जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। 7 से 11 वर्ष की जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चों में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ए अभी तक आ रहे हैं भाई जवाब, ए। कुछ लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मनीष मिश्रा जी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अब बाकी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। चलिए भाई फटाफट बताइए। देखिए इसका की पॉइंट है संरक्षण, ठीक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बालक ने जिन वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने मस्तिष्क में बनाता था, समझता था, बनाकर वो सीखता था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे बताते हैं कि उन चीज़ों का, उन वस्तुओं का वह अपने मस्तिष्क में संरक्षण कर लेता है, उनको अपने मस्तिष्क में सेव कर लेता है, एक स्थान दे देता है, जैसे पुनः उसको उसके बारे में संचित जानकारी प्राप्त हो। इसलिए जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है संरक्षण या कक्षा समावेशन। इन गुणों की विशेषता देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर बी की। जी हाँ, यह विशेषता देखने को मिलती है आपके जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे की संरचना है? ए स्कीमा, बी अवलोकन प्रगम, सी अनुबंधन और डी प्रबलन। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। जीन पियाजे किसकी बात करते हैं? सबसे पहले आप सभी को यह पता होगा जीन पियाजे किसकी बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में। तो जवाब इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए स्कीमा की बात करते हैं जीन पियाजे। और प्रश्न उठता है कि स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा का संबंध फ्रेंड एक मानसिक संरचना से होता है जो किसी प्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में, जो किसी प्रत्यक्ष वस्तु के संदर्भ में निर्देश प्राप्त करती है। जी हाँ, जो किसी प्रत्यक्ष वस्तु के संबंध में हमको निर्देशित करती है, उसे जीन पियाजे स्कीमा का नाम देते हैं। जवाब बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, बी संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता व भ्रांतियों को समझना, सी विद्यार्थी के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, सी रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। बताइए भाई, बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल सही जवाब आप सभी का, जिन साथियों के जवाब ऑप्शन नंबर बी हैं उनके जवाब बिल्कुल सही हैं भाई, कि इसका मुख्य उद्देश्य सही होता है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। मतलब जिस विषय वस्तु पर आप, जिस समस्या की आप आकलन कर रहे हैं, जिस विषय वस्तु को लेकर आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, सबसे पहली प्राथमिकता ऐसी होती है कि आप उनके संबंध में जो अवधारणाएं विकसित हैं उनके बारे में बच्चों को स्पष्ट करें। उसके बाद उनमें जो भ्रांतियां विकसित, उनको लेकर, जो अवधारणा को लेकर बच्चों में भ्रांतियां विकसित है उनको दूर करने का प्रयास करें, तभी आप आकलन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जवाब इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? देखिए बुद्धि के बारे में सही नहीं है। ए बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। बी कह रहे हैं बुद्धि एक मानवीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप में मापा जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। सी कह रहे हैं बुद्धि एकात्मक कारक एवं एकाकी रूप का विशेषक होता है। डी कह रहे हैं बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। देखिए बुद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसी का चयन हमको करना है। बुद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसी का चयन हमको करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यह बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है और बार बार मैं इस प्रश्न को करा चुका हूँ। पहले भी जो साथी हमारे पहले क्लास में अटेंड किए होंगे वो बिल्कुल सही जवाब दे पाएंगे। पूछा गया है कि नहीं है, सॉरी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि हमने नहीं बोल दिया होगा, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि के संदर्भ में सही है? तो जवाब आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाले साथियों का जवाब बिल्कुल सही है। हॉवर्ड कार्डनर महोदय भी अपने
बुद्धि के सिद्धांत में इस चीज़ स्पष्ट करते हैं, बुद्धि क्या होता है, बहुकारक होता है। बुद्धि क्या होता है, बहुकारक होता है, मतलब व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धि की योग्यताएं होती हैं जो कंप्लीट रूप से मस्तिष्क को एक आकार प्रदान करती हैं और वह जटिल से जटिल कार्यों को करने में, जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से कर पाता है अपनी बुद्धि की योग्यताओं के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनसे काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ए सृजनात्मक विचार का, बी अभिसारी विचार का, सी अन्वय विचार का और डी आत्म केंद्रित विचार का। बताइए भाई, रूही हमेशा समस्या समाधान के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती रहती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन करती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, मौलिकता। मौलिकता सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। मौलिकता सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। बिल्कुल आपके आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार से रिलेट करके प्रश्नों को तैयार करेंगे तो 100% आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जी हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, बी इस स्थिति जैसी है स्वीकार करना चाहिए, सी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, डी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार के लिए नए तरीके से। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन कम हो रहा है, सहभागिता कम हो रही है, तो सबसे पहले आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि मेरे शिक्षण का तरीका क्या है, मैं उसमें क्या संभावित सुधार कर सकता हूँ। सर्वप्रथम एक शिक्षक के रूप में आपका यही उत्तरदायित्व तो बनता है। इसलिए जवाब बिल्कुल सही है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल लॉक कर दे रहे हैं, ताला भी लगा दे रहे हैं और उसकी चाबी भी खोल दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ताला लगा दीजिए, चाबी लगा दीजिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पर। आगे चलेंगे भाई। अगला बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? भाई तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए और सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सक्रिय रूप से शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए जिसको वह अपने समावेशी कक्षा में इम्प्लीमेंट कर सके, जिसको वह अपने समावेशी कक्षा में इम्प्लीमेंट करके बच्चों को अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था प्रदान करते। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे भाई आज के अपने प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। पठन वैकल्प बच्चों की प्राथमिकता का लक्षण क्या है? पठन वैकल्प बच्चों की प्राथमिकता का लक्षण क्या है? ये न्यून अवधान विकार, बी अवसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता, और सी कह रहे हैं धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता, और डी कह रहे हैं एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैकल्प का मतलब है, यदि मैं इसको स्पष्ट कर दूं फ्रेंड, तो इसका मतलब है डिस्लेक्सिया से। डिस्लेक्सिया नामक अधिगम विकार का संबंध किससे है? आप समझ गए होंगे। अधिगम विकार, डिस्लेक्सिया नामक अधिगम विकार का संबंध किससे है? पठन अक्षमता में कमी। जी हाँ फ्रेंड, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता का संबंध पठन वैफल्य से है। इसका हिंदी होता है, इंग्लिश इसका बिल्कुल सिंपल है जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे और क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे। डिस्लेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? तो फ्रेंड पठन अक्षमता से मतलब यहाँ पर पढ़ने की, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता से है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। जो साथी लगातार वीडियो में बने रहे उन सभी को का धन्यवाद। पुनः आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय एंड शुभ रात्रि।